हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल लीजर। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th का प्रोज चैप्टर 1 अ गर्ल विथ अ बास्केट, यानी एक लड़की टोकरी के साथ, जिसको लिखा है विलियम सी डगलस ने। विलियम सी डगलस जो है इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद भारत में आए थे। भारत की जो व्यवहार है या भारत की जो उस समय स्थिति है उसको समझने के लिए वो यहाँ पर आए हुए थे। तो हम लोग टेक्स्ट पर आते हैं। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज़, मैं जो है हिमालय के लिए न्यू दिल्ली से निकला। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन, मैं ट्रेन से बरेली तक गया, यानी बरेली तक वो ट्रेन से गए। एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और फिर कार से कहाँ गए? रानीखेत। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन अ 6000 फुट रिज अपोजिट अ 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज़, यानी 120 मील फैले हुए बर्फ़ से ढके हुए हिमालय के सामने एक 6000 फुट लंबी पर्वत श्रृंखला के ऊपर एक ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन वहाँ पर स्थित है। वहीं पर वो जा रहे थे। द ट्रेन वॉज स्लो, यानी जो ट्रेन है बहुत धीरे चल रही थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस, यानी वो रुक रही थी हर एक स्टेशन पर। एट एवरी स्टॉप, हर एक स्टॉप पर आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, यानी मैं अपने ट्रेन के डिब्बे का दरवाज़ा ओपन करता था। एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, और क्या करता था? प्लेटफॉर्म पे वॉक करता था। द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विथ पीपल, यानी वो जो प्लेटफॉर्म था वो भरा हुआ था लोगों से। किन लोगों से? सिख, मुस्लिम, हिंदू, सिपाही, मर्चेंट, व्यापारी, प्रीस्ट, पुजारी, पॉर्टर, कूली, बैगर्स, भिखारी, हॉकर, फेरी वाले, इन सभी लोगों से वो जो प्लेटफॉर्म था वो क्या था? भरा हुआ था। ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयर फुट, यानी लगभग सभी लोग नंगे पाँव थे। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट, और क्या पहने हुए थे? सफ़ेद ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे सभी ने लगभग। आई वुड आस्क एटलीस्ट 3 पीपल बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश, यानी उन्हें किसी अगर इंग्लिश बोलने वालों को ढूंढना था तो उन्हें कम से कम 3 लोगों से बात करनी पड़ रही थी, तब जाकर उन्हें कोई इंग्लिश बोलने वाला मिल रहा था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक, यानी वो जो बंदा इंग्लिश बोलने वाला उन्हें मिल जाता था तो उससे वो क्या बात करते थे? सांसारिक मामलों के बारे में, यानी वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक, यानी मुख्य बातों के बारे में जो उस दिन खबरों में छपी हुई थी, प्रोड्यूस्ड यानी निकली थी खबरों में। इन दिस वे, इस तरीके से, आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, यानी इस तरीके से मैं कोशिश कर रहा था उस समय देश की जो है व्यवहार और उस भावनाओं को समझने का। गेट द फील ऑफ द पल्स यानी नब्ज़ समझना, यानी उनकी भावनाओं को समझना कि बंटवारे के बाद देश में क्या माहौल है। चेकिंग द ओपिनियन, उनके मैं राय देख रहा था। अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स, यानी जो सरकारी व्यवहार है और रिपोर्ट्स हैं उनके बारे में लोगों के क्या राय हैं, वो सारी राय मैं जो है उन लोगों से जानने की कोशिश कर रहा था, मैं यानी राइटर। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज़ एग्रीकल्चरल एरिया, यानी ये जो रास्ता जा रहा था, ट्रेन से जा रहे थे ना, तो वो ले जा रहा था कहाँ? भारत के समृद्ध कृषि प्रधान क्षेत्र की ओर। दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, यानी एक मैदान था जो कि गंगा रिवर के पास था। 1000 फीट अबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल, यानी वो जो मैदान था वो हज़ारों फीट ऊपर था समुद्री तल से, लेकिन ट्रॉपिकल था, यानी उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय मतलब जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है। द गंगा वॉज ब्राउन सिल्ट स्वलन विथ फ्लड वाटर, यानी जो गंगा नदी थी उसके किनारे जो है रेतीली सिल्ट यानी रेत से भरे थे, और साथ में फ्लड वाटर से भी भरे थे, यानी बाढ़ के पानी से भरे हुए थे, उमड़े हुए थे। इट्स ओवरफ्लोइंग इनंडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, यानी वो जो गंगा का पानी था वो क्या कर रहा था? इनंडेटिंग यानी डुबोए हुए था। किसको डुबोए हुआ था? थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, यानी हज़ारों एकड़ चावल की जो खेत थी उसको डुबोए हुए था वो गंगा का उमड़ा हुआ पानी। टू द नॉर्थ वर जंगल्स, उत्तर की ओर जंगल थे जो कि घास से पूरे भरे हुए थे। ग्रेट एक्सपेंस ऑफ ग्रास, यानी पूरे घास ही घास दिखाई दे रहे थे जो कि मनुष्य के सिर से भी ऊंचे थे, इतने लंबे लंबे घास थे। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लब ऑफ ट्रीज, यानी पूरे घास ही घास थे एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल, यानी कहीं कहीं पर एक झुरमुट दिखाई दे रहा था, एक ग्रुप दिखाई दे रहा था। किसका ग्रुप?
पेड़ों का, यानी पेड़ कहीं कहीं पे दिखाई दे रहे थे और हर जगह उनको क्या दिखाई दिया, घास ही घास। द होम ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट, पाइथन एंड कोबराज, जो कि ये जो जंगल था वो किसका घर था, टाइगर्स, एलिफेंट, पाइथन्स और कोबराज। एवरीवेयर एल्स देयर वॉज फ्लैट एंड लैंड रनिंग टू द हॉरिजॉन, यानी क्षितिज में, यानी हॉरिजॉन्टल बोल सकते हो कि पूरा एक समतल मैदान चारों ओर दिखाई दे रहा था। बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय सेक्रेड बनियान ट्रीज और बाय रोज ऑफ पाकर ट्रीज, यानी वो उन्होंने कहा कि पूरा एक समतल मैदान दिखाई दे रहा था, बट कहीं कहीं पर उनको पवित्र बरगद का पेड़ दिखाई दिया या पाकर ट्रीज की पंक्तियाँ दिखाई दी। ठीक है। शेप्ड लाइक एम्स एंड हैव थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, यानी जो पाकड़ पेड़ था उनकी पत्तियाँ एल्म के पेड़ों जैसी थीं, नुकीली थीं, और उनके जो तने थे वे ट्विस्टेड यानी मुड़े हुए थे, गठीले थे। हॉट ह्यूमिड एयर वॉज मूविंग इन फ्रॉम साउथ वेस्ट, यानी दक्षिण पश्चिमी एरिया से वहाँ पर गर्म और नम हवाएं आ रही थी। मंकीज़ ऑफ सम ऑफ देम मदर्स विथ बेबीज़ क्लिंगिंग टू देम, यानी मंकीज़ यानी बंदर, और कुछ बंदर अपनी माँ के साथ क्लिंगिंग यानी चिपके हुए थे, राइडिंग अंडरनीथ, जो कि क्या कर रहे थे, सवारी कर रहे थे अपनी माँ के नीचे पकड़ के, जिस तरह से सवारी करते होंगे आपने देखा होगा। स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन लुकिंग फॉर फूड, यानी वो स्टेशन तक सारे पेड़ों पर झूल के क्या कर रहे थे, जा रहे थे, किस लिए, लुकिंग फॉर फूड, यानी वो ट्रेन में जब यात्रा कर रहे हैं तो वो इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे थे। द विलेजेस भी पास्ट, जो गांव से हम गुजर रहे थे, हैड वॉल्स मेड ऑफ मड, यानी जो दीवारें बनी हुई थी उन घरों की वो किससे बनी हुई थी, मिट्टी से, जो कि पानी से मिलाकर, एंड काउडंग, यानी गाय के गोबर से मिलाकर। देयर पीक्ड रूफ, यानी उनकी जो नुकीली छत थी, उस घरों की जो मिट्टी और गाय के गोबर और पानी से बनी थी, उसकी जो छत थी वर थैश्ड, ढकी हुई थी किन चीज़ों से, बंडल ऑफ ग्रासेस, यानी घास के बंडलों से, टाइड ऑफ बाम्बू पोल्स, यानी बाँस की बल्लियों से बंधी हुई थी चारों तरफ, स्ट्रेच अक्रॉस द रैफ्टर, यानी कड़ियों से जुड़ी हुई थी, स्ट्रेच फैली हुई थी, मतलब फैलाकर उसको हर बाम्बू के सहारे उसको बांध दिया गया था। दैट डे द पम्पकिन वाइन्स दैट ग्रीव ओवर देम, यानी उन छतों के ऊपर जो कि बंधा हुआ था बाम्बू से और ढका हुआ था किससे, ग्रासेस से, उसके ऊपर कद्दू की लताएं वर इन ब्लूम, यानी खिली हुई थी। ठीक है। ट्रेलिंग स्ट्रीक्स, जो कि कड़ियाँ बनाई हुई थी, ऑफ येलो ओवर ड्रैब वॉल्स मतलब नीरस दीवारों पर, ट्रेलिंग स्ट्रीट यानी लटकती पंक्तियाँ जो है उस पर अच्छी लग रही थी। मतलब ओवरऑल इस पैरा में यही कह रहा है कि वो जिस रास्ते से जा रहे थे वो गंगा के बगल में से जा रहे थे, जो कि पूरी समतल मैदान था। यहाँ वहाँ उनको कहीं पेड़ दिखाई दिया, उनको एक जंगल दिखाई दिया, जो जहाँ पर उनको घास ही घास दिखाई दिए, जो कि घर था किसका, जंगली जानवरों का। उसके बाद उन्हें गर्म और नम हवा आती हुई महसूस हुई। बंदरों को उन्होंने देखा कि वो खाने की तलाश में क्या कर रहे हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ जा रहे हैं। उन्होंने गांव देखा, गांव के जो घर बने हुए थे मिट्टी के थे, और उसकी जो छत थी वो घास से ढकी हुई थी, बाम्बू पोल से चारों तरफ से बंधी हुई, और उसके ऊपर घास रखा हुआ। और उस छत के ऊपर भी उनको जो है कद्दू की लताएं दिखी, जो कि पंक्तियों में लगी हुई थी और खिली हुई थी, और उस दीवार पर बहुत अच्छी लग रही थी। एट वन स्टेशन, यानी एक स्टेशन पर, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विथ पीपल वॉज इंटरप्टेड, मेरा जो रूटीन था लोगों से बातचीत करने का हर एक स्टेशन पे, वो इंटरप्ट हो गया। क्या हो गया, इंटरप्ट हो गया। एज सुन एज आई अलाइटेड, जैसे ही मैं उतरा स्टेशन पे, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड मी, मेरे चारों तरफ जो है एक छोटे बच्चों का समूह इकट्ठा हो गया, गैदर्ड हो गया। दे वर सेलिंग बास्केट्स, वो क्या बेच रहे थे, टोकरियाँ बेच रहे थे, जो कि हाथ से बनी हुई थी। रीड बास्केट यानी सरकंडे की बनी हुई टोकरियाँ थी, विथ सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न, जो कि साधारण पैटर्न और डिजाइन की बनी हुई थी। दे हेल्ड द बास्केट हाई, वो अपनी टोकरियों को ऊपर उठाए हुए थे, शाउटिंग वर्ड्स, और चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जान सका या मैं नहीं जान पाया था, बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिज़ायर, लेकिन वो ज़रूर अपनी जो है इच्छाएं व्यक्त कर रहे थे बिना किसी त्रुटि के। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये जो बच्चे मुझे घेरे हुए थे ये सब शरणार्थी बच्चे थे।
व्हेन पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज डिक्रीड, जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स थाउजेंड्स ऑफ पीपल पुल्ड अप देयर रूट्स, यानी हज़ारों सैकड़ों लोगों ने अपनी जो है जड़ें वहाँ से उखाड़ कर, यानी अपने जो सारा जो पुश्तैनी सारी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें छोड़ कर, एंड चेंज देयर रेजिडेंसेस, और अपने घरों को उन्होंने छोड़ दिया और बदल दिया। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम इंडिया, यानी 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा और वो इंडिया आ गए। ड्रिवन बाय फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिसिज्म, यानी वो भगाए गए थे किस कारण? डर के कारण। कौन सा डर? धार्मिक कट्टरता, यानी रिलीजियस फैनेटिसिज्म के कारण वो पाकिस्तान से इंडिया आ गए। दे वर वेरी पुअर, वो बहुत गरीब थे जब उन्होंने अपनी यात्रा स्टार्ट की थी। दे वर पुअरर एज दे बिगैन देयर लॉन्ग ट्रैक, यानी वो काफ़ी ज़्यादा गरीब थे जब उन्होंने अपनी शुरू की क्या? लॉन्ग ट्रैक, यानी लंबी यात्रा। फॉर ऑल दे कुड कैरी, उस समय वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या ले जा सकते थे? वो था वॉज अ बिट ऑफ फूड, थोड़ा बहुत खाना, एंड फ्यू बिलोंगिंग्स, और कुछ सामान। सून दे वर आउट ऑफ फूड, जल्द ही वो क्या हो गए? उनका जो खाना था थोड़ा सा वो भी ख़त्म हो गया, क्योंकि वो पैदल यात्रा कर रहे थे, काफ़ी दिन तक यात्रा कर रहे थे, तो उनका खाना ख़त्म हो गया। अ फ्यू डेज़ लेटर, कुछ दिनों बाद, आफ्टर दे स्टार्टेड, मतलब जब से वो शुरू किए थे उसके कुछ दिनों बाद ही, दे बिगैन टू फॉल बाय द वे साइड, रास्ते में ही वो सब गिरने लगे। फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख की कमजोरी के कारण, भूख लगी हुई थी और कमजोरी भी आ गई, इसलिए वो गिरने लगे। एंड डाइड वेयर दे फॉल, और उनकी मृत्यु हो गई जहाँ पर वो गिर रहे थे। द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज, यानी जो बच्चे उन राइटर को घेरे हुए थे वो बेटे या बेटियां थी उन शरणार्थियों के जो इंडिया आए थे पाकिस्तान से। दे और देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन द सिटीज़, यानी जो बच्चों के माता पिता या उसके रिलेटिव्स थे उन लोगों के, वो सब इकट्ठा हुए थे इन शहरों में। सेटिंग अप स्टॉल्स, और उन्होंने छोटी छोटी दुकानें सेट की थी। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, और क्या कर रहे थे? छोटे छोटे आर्टिकल्स, यानी निर्माण कर रहे थे कुछ चीज़ों का। आर्टिकल्स यानी चीज़ों का। ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट, और अपनी जीविका चलाने के लिए मार्केट में स्टॉल लगाए हुए थे। ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, जो कि पहले से भरी हुई थी। मतलब ये जो बच्चे थे ये सब शरणार्थियों के बच्चे थे, और वो सारे शरणार्थी क्या कर रहे थे? मार्केट में अपने हाथ से बनी हुई चीज़ों को छोटे छोटे स्टॉल लगाकर बेच रहे थे। दे लिव्ड इन क्लोथ्स एंड ग्रास शेड दैट लाइन इन द स्ट्रीट, यानी गली में लाइन से लगी हुई कपड़े और घास से बनी हुई झोपड़ियों में ये सारे शरणार्थी रहा करते थे, रह रहे थे। द पीजेंट्स एमंग दीज रिफ्यूजीज, यानी इन शरणार्थियों में जो किसान थे, हैड बीन accustomed to little of their lives, for the annual income of an agricultural family does not exceed on an average $100 a year, यानी उन शरणार्थियों में जो किसान थे वो आदतन सालाना कम से कम $100 से कम साल में ऑन एन एवरेज औसतन कमा रहे थे, जो कि काफ़ी कम था। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 सेंट अ डे और लेस देन $2 अ वीक, यानी एक जो अयोग्य लेबर यानी मजदूर था वो एक दिन में कम से कम 30 सेंट और $2 हफ्ते में वो कमा रहा था, या $2 से भी कम, लेस देन $2। देयर इज़ 1 मील अ डे, सिर्फ उनको एक वक्त का भोजन मिल पाता था। उसमें क्या होता था? एक प्याज, एक रोटी, बाउल ऑफ पल्स यानी एक कटोरी दाल, मिल्क, परहैप्स अ बीट ऑफ गोट चीज़, थोड़ा बहुत बकरी के दूध का बना हुआ पनीर, कोई चाय नहीं, कोई कॉफ़ी नहीं, कोई फैट की चीज़ नहीं, कोई मिठाई नहीं, कोई मांस वगैरह नहीं। मतलब ये बता रहे हैं कंडीशन उनकी कि ये सारे लोगों को एक वक्त का खाना मिलता था, पैसे भी बहुत कम मिलते थे। जो किसान परिवार था उनको काम करने पर $100 के से भी कम जो है सालाना मिलता था, और जो अयोग्य लेबर थे यानी जिनके पास उनकी उतनी स्किल भी नहीं थी उनको 30 सेंट मिल जाता था काम करने पर। $100 अ ईयर इज़ नॉट $2 अ वीक, यानी अगर जो $100 एक साल में कमा रहा है यानी वो हफ्ते में $2 से भी कम कमा रहा है। इसका मतलब ये हुआ, yet even that small amount is hard to earn by selling basket to people too poorer by them, यानी वो कह रहे हैं कि ये जो छोटी सी अमाउंट है $2 से भी कम हफ्ता प्रति हफ्ता,
ये भी कमाने के लिए अमाउंट ऑफ हार्ड यानी काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही थी इन बास्केट्स को बेचने के लिए, यानी इन बास्केट्स को बेचना पड़ रहा था इतनी छोटी अमाउंट को भी कमाने के लिए, और ये खरीद भी नहीं पा रहे थे और बेचेंगे किसको, क्योंकि जो उनके आसपास रहने वाले लोग थे वो भी टू पुअर टू बाय डेम, यानी उन चीज़ों को खरीदने के लिए काफ़ी गरीब थे। दैट नो डाउट इज़ द रीज़न दीज लिटिल चिल्ड्रन डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकस्ट, यही निसंदेह यही कारण था कि ये सारे बच्चे मेरी तरफ जो है एक टिड्डों के दल के समान मेरी तरफ क्या कर रहे थे, डिसेंडेड यानी मेरी तरफ अपने आर्टिकल्स को बेचने के लिए तैयार थे। आई एन अमेरिकन वॉज डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दैट दे हैड एवर सीन, यानी वो कह रहे हैं मैं एक अमेरिकी निसंदेह उनके लिए सबसे अच्छा मार्केट था जो वो मुझ में देख रहे थे। यानी वो जो सारे बच्चे थे वो राइटर को इस तरह से घेरे हुए थे और अपने टोकरियों को बेचने के लिए चिल्ला रहे थे, तो वो उनके हिसाब से जो राइटर था वो क्या था, सबसे अच्छा मार्केट था, क्योंकि जो वहाँ के नागरिक थे, भारत के नागरिक थे, वो पहले से ही इतने गरीब थे। आई बॉट वन टाइनी बास्केट्स फॉर अ फ्यू आनाज, अब राइटर को ख़रीदना पड़ा तो उन्होंने कुछ आना में एक छोटा सा बास्केट ख़रीदा, एक फल वाला बास्केट ख़रीदा, अ बिट मोर कुछ ज़्यादा पैसों में, अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट यानी कूड़ेदानी वाला बास्केट ख़रीदा 1 रुपये में, अ लवली स्विंग बास्केट यानी सिलाईदानी वाला बास्केट ख़रीदा 1 रुपये में, अ फ्यू फैंस कुछ पंखे ख़रीदे हाथ से बने हुए, कुछ आना में 1-2 पीस, माई आर्म्स वर फिल्ड यानी इतने में ही उनकी जो दोनों हाथ थे वो भर गए, एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट और मैंने अभी भी जो है 50 सेंट खर्च नहीं किए थे, यानी कम रकम में उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा सामान पा लिया और उनके हाथ भी भर गए। द चिल्ड्रन पास्ड इन, जो बच्चे वहाँ से गुजर रहे थे, शाउटिंग देयर वेयर्स और अपने सामानों के बारे में वो चिल्ला रहे थे। आई वॉज अ प्रिजनर, मैं जैसे कि कोई कैदी के रूप में वहाँ खड़ा था, कम्प्लीटली सराउंडेड पूरी तरह से घिरा हुआ, अनेबल टू मूव और हिल भी नहीं पा रहा था। द मोस्ट डेलीजेंट एग्रेसिव वेंडर वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी, यानी फ्रंट ऑफ मी मेरे सामने एक छोटी 9 साल की बच्ची खड़ी थी जो कि डेलीजेंट एग्रेसिव वेंडर थी। डेलीजेंट का मतलब बहुत परिश्रमी, एग्रेसिव मतलब आक्रामक विक्रेता, 9 साल की एक छोटी बच्ची। शी हैड अ लवली बास्केट विथ हैंडल, उसके पास जो टोकरियाँ थी उसमें हैंडल थे, प्यारी बास्केट थी। एंड शी वांटेड अ ₹1.50 फॉर इट, वो अपनी टोकरियों के लिए 1.5 रुपये मांग रही थी, और अबाउट 30 सेंट, अगर उनके पैसों के हिसाब से देखा जाए तो 30 सेंट का उसका एक बास्केट था। शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर यानी अपने जो वो टोकरी बेच रही थी उसको अच्छे से व्याख्या कर रही थी उसके विशेषताओं के बारे में, इसका मतलब ये होता है। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। शी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स, यानी वो जिस तरीके से प्रार्थना करते हुए जिस आवाज़ में वो बोल रही थी, दैट वुड रिंग एनी हार्ट, यानी जो किसी का भी हृदय परिवर्तन कर सकता था, यानी किसी का भी हृदय बदल सकता था। यानी उन सारे बच्चों में उस 9 साल की बच्ची ने अपना ध्यान, राइटर का ध्यान खींचा। क्यों खींचा? क्योंकि वो अर्नेस्ट प्लीडर थी, यानी वो अपनी टोकरियों की व्याख्या बड़े अच्छे तरीके से कर रही थी और उसकी आवाज़ जो है किसी का भी हृदय परिवर्तन कर सकती थी, क्योंकि वो काफ़ी उसकी आंखों में आंसू थे तो रोते हुए मन से बोल रही थी। माई आर्म्स वर फुल, लेकिन मेरा जो दोनों हाथ थे वो भरे हुए थे। आई हैड नो रूम, मेरे हाथों में मतलब कोई जगह नहीं था लेने के लिए। लेट अलॉन्ग एनी नीड, और मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं थी। फॉर अनदर बास्केट, किसी दूसरे बास्केट की, मैंने सारे बास्केट खरीद लिए थे टाइप के। बैलेंसिंग माई बास्केट, मैं अपने बास्केट्स को क्या करते हुए, संभालते हुए। एंड फैंस, बास्केट और फैंस को संभालते हुए अपनी बाएं हाथ में। आई रीच्ड इनटू माई पॉकेट, मैं अपने राइट कोट के पॉकेट में गया, मतलब दाएं पॉकेट में गया अपने बाएं हाथ से। एंड गॉट अ हैंडफुल चेंज, और एक मुट्ठी चिल्लर निकाला, चेंज निकाला। परहैप्स 15 सेंट्स, शायद वो 15 सेंट होंगे। इन ऑल, पूरे मिला के। विच आई डिपॉजिटेड इन द बास्केट दैट द यंग गर्ल हैड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, यानी इम्प्लोरिंगली मतलब उत्साहपूर्वक जो है अपनी टोकरियों को लेकर जो बच्ची वहाँ खड़ी थी उसके बास्केट पे मैंने क्या कर दिया, वो सारे चिल्लर जो 15 सेंट थे, एक मुट्ठी चिल्लर थे,
मैंने उसको बास्केट में रख दिया। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, मैं उसे समझाना चाह रहा था दैट आई कुड नॉट बाई द बास्केट, मैं बास्केट नहीं खरीद सकता, बट एक्सटेंडेड द ग्रेटिट्यूडी ऑफ अ सब्स्टिट्यूट, यानी जो सब्स्टिट्यूट यानी यहाँ पर विकल्प के रूप में, मैं जब नहीं खरीद पा रहा हूँ तो मैं विकल्प के तौर पर मैं ग्रेटिट्यूड यानी मैं तुम्हें दान दे रहा हूँ ये पैसा एज अ विकल्प। आई रियलाइज एट वंस, तभी मुझे अचानक तुरंत, एट वंस यानी तुरंत मुझे रियलाइज यानी महसूस हुआ, वॉट ऑफेंस आई हैड गिवन, कि मैंने क्या अपराध कर दिया है। दिस चाइल्ड ऑफ 9 ड्रेस्ड ऑफ इन रैग्स एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, यानी भुखमरी की कगार पर खड़ी हुई फटे पुराने कपड़े पहनी हुई 9 साल की बच्ची, रेज्ड हर चिन, उसने अपनी ठुड्डी यानी अपना चेहरा ऊपर उठाया, रीच्ड इनटू द बास्केट, और अपने बास्केट में उसने अपना हाथ डाला, एंड विथ ऑल द प्राइड, पूरे आत्मसम्मान के साथ उसने क्या किया, ऑफ अ लेडी, यानी एक आत्मसम्मान के साथ, हैंडेड द मनी बैक टू मी, जो पैसे मैंने उसे दान के रूप में दिए थे उसने मुझे वापस कर दिए। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, वहाँ पर मैं सिर्फ एक ही चीज़ था जो मैं कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, मैंने जो है टोकरी खरीद ली। शी वाइप्ड हर आइज़, उसने अपनी आंखें पोंछी, स्माइल्ड, मुस्कुराई, एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, और उस प्लेटफॉर्म से भागी, मतलब भागते हुए गई। हेडेड फॉर सम ग्रास हट, एक घास के बने हुए झोपड़ी की ओर। दैट वुड हैव एटलीस्ट 30 सेंट दैट नाइट, यानी कम से कम उस रात 30 सेंट तो कमा ही लिए थे मेरे द्वारा, ये राइटर कह रहे हैं। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू पीएम जवाहरलाल नेहरू, मैंने जो है ये कहानी, ये जो घटना थी प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को मैंने बताई। आई टोल्ड हिम इट वॉज वन रीज़न आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया, यही एक कारण था जिसकी वजह से मुझे भारत से क्या हो गया, काफ़ी प्रेम हो गया, यानी भारत उन्हें बहुत अच्छा लगा। द पीपल आई सॉ इन इंडिया, मैं जो भारत के लोगों से मिला, दोज इन द विलेजेस एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिसेस, यानी गांव के लोगों हो या चाहे कार्यालय में काम करने वाले, यानी निम्न श्रेणी के हो चाहे उच्च श्रेणी के हो, सभी लोगों से जिनसे भी मैं मिला, हैव बोथ, दोनों में क्या था, प्राइड एंड लाइवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, सबके अंदर प्राइड यानी आत्मसम्मान बोल सकते हो या गर्व था, लाइवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, यानी उनके अंदर एक मर्यादा थी। दे ऑल्सो हैव अ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, उनके अंदर आज़ादी की भी उच्च भावना थी। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, इस छोटी बच्ची ने, बॉर्न इन स्क्वेलर, जो कि गंदगी में पैदा हुई थी, एंड पॉवर्टी, गरीबी में, एंड अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर, यानी भाषा और तरीके दोनों से ही वो क्या थी, अनपढ़ थी। हैड गिवन मी अ ग्लिम्स ऑफ अ वार्म सोल ऑफ इंडिया, यानी उसने मुझे एक झलक दिखला दी भारत के सच्ची भावना की। वार्म सोल का मतलब यहाँ पे सच्ची भावना बोल सकते हो, कि राइटर ने उन्हें सारी बातें बताई कि जो यहाँ के निम्न श्रेणी के लोग चाहे उच्च श्रेणी के लोग थे, सभी के अंदर नागरिकता की भावना थी, प्राइड था, और इंडिपेंडेंस की भी जो पैशन था, वो सारी चीज़ें थी, सेल्फ रिस्पेक्ट था। और एक छोटी बच्ची ने, जो कि शायद गरीबी में पैदा हुई थी, अनएजुकेटेड थी, उसने, एक छोटी बच्ची ने भारत का सही झलक उनको दिखाया। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन आता है आपके एग्ज़ाम में, इसको आप लोग प्रैक्टिस करिए। इसमें 5-6 पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें 1-2 मैं बता देता हूँ, जैसे कि एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद पीपल, ये बताया मैंने कि एक स्टेशन पे उनका जो रूटीन था लोगों से बातचीत करने का, वो बाधित हो गया था। क्यों? क्योंकि सारे बच्चे जो है वहाँ पर उसे घेर लिए थे, जो कि टोकरियाँ बेच रहे थे। तो इसका रेफरेंस क्या होगा? रेफरेंस में आप क्या लिखते हो? दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन अ गर्ल विद अ बास्केट रिटन बाई W.C. डगलस। तो यहाँ पे देखो दीज लाइन्स ही लिखना। आप दिस लिखोगे THIS, दिस अगर लिखोगे तो यहाँ पे पैसेज का यूज़ करना, PASSAGE, ठीक है। तो उससे अच्छा है कि आप दीज लाइन्स हर जगह यूज़ करो, और इसीलिए यहाँ पे हैव भी यूज़ करोगे। अगर लाइन्स यूज़ कर रहे हो तो हैव यूज़ करोगे, अगर दिस पैसेज यूज़ कर रहे हो तो हैज़ यूज़ करोगे। इस बात का विशेष ध्यान देना। अगर पोयम होता है तो यहाँ पे कंपोस्ट लिखते, लेकिन ये प्रोज है तो आप यहाँ पे क्या करोगे? रिटन बाय लिखोगे। तो रेफरेंस आप कम से कम सही लिख ही सकते हो। कॉन्टेक्स्ट में आप ये बता दो कि ये किस बारे में कहा गया है, ये जो पैरा है किस बारे में है। तो ये देखो है उस बारे में कि जब
रूटीन उनका था वो इंटरप्टेड हो गया था उस दृश्य के बारे में। तो वही यहाँ पे बताया गया है, ड्यूरिंग विजिट ऑफ इंडिया, जब भारत भ्रमण के दौरान राइटर जो है एक दृश्य के बारे में बता रहे हैं जो कि उनका रेलवे स्टेशन में हुआ, जहाँ पर उनका जो रूटीन था वो क्या हो गया था, बाधित हो गया था। अब रही बात एक्सप्लेनेशन की, तो एक्सप्लेनेशन में क्या करोगे, जब आप शुरू की लाइनें लिखोगे तो उसमें जैसे भी ये पैसेज है, अब एट एंड वन स्टेशन माई रूटीन, अब किसका रूटीन, कैसा रूटीन, क्या रूटीन था, शुरू की कहानी क्या थी, आपको वो 2-3 लाइन में बताना पड़ेगा एक्सप्लेनेशन प्रोज में, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या बताओगे, व्हेन राइटर वॉज गोइंग टू रानीखेत, यानी जब राइटर रानीखेत की ओर जा रहे थे, ही टॉक्स पीपल एट एवरी स्टेशन, वो लोगों से हर स्टेशन पे बात करते थे। अबाउट वर्ल्ड अफेयर्स एंड मेजर टॉपिक्स, यानी सांसारिक मामलों और मुख्य तथ्यों के बारे में। तो ये देखो आप एक बेस तैयार कर दिए कि हाँ उनका जो रूटीन था वो ये था कि लोगों से बात करना। बट हिज रूटीन वॉज इंटरप्टेड एट वन स्टेशन, लेकिन एक स्टेशन पे जो उनका रूटीन था वो इंटरप्टेड हो गया, बाधित हो गया। ही वॉज सराउंडेड बाई सम यंग चिल्ड्रन हु वर सेलिंग देयर बास्केट, हैंड वूमन बास्केट, फैंस मेड ऑफ रीड विथ सिंपल डिजाइन, यानी वो सारे छोटे बच्चों से घिर गए जो कि हाथ से बने हुए बास्केट और फैंस बेच रहे थे, सरकंडे से बने हुए थे, ठीक है, और जो कि जिसका डिज़ाइन कैसा था, बहुत ही सिंपल था, साधारण सा था। दे वर कॉन्स्टेंटली शाउटिंग टू सेल देयर वेयर्स, वेयर्स यानी जो उनकी सामान यानी चीज़ें थी, वो अपनी चीज़ों को लगातार चिल्ला चिल्ला के बेच रहे थे। द राइटर डिड नॉट अंडरस्टैंड, उनकी जो आवाज़ थी, जो भी वो बोल रहे थे, राइटर उनकी बात को समझ तो पाए नहीं, बट ही अंडरस्टूड देयर डिज़ायर, लेकिन वो उनकी इच्छाओं को ज़रूर समझ गए कि वो कहना क्या चाहते हैं, वो करना क्या चाहते हैं। तो देखो ये बहुत सिंपल भाषा में आप इस तरह से लिख सकते हो। अगर मीनिंग आपको समझ आ गया हो तो आप बता ही सकते हो, बहुत इजी है। जैसे कि नेक्स्ट है, दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ। अब ये यहाँ पे ये अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ यानी यात्रा शुरू किए तो कौन लोग थे, जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए थे। तो यहाँ पे देखो बीच में से कहीं शुरू कर दिया है, तो जब आप इसका एक्सप्लेनेशन लिखोगे तो यहाँ पे शुरू में 2-3 लाइन बता देना कि ये किस संदर्भ में या किस बारे में है, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट फिलहाल यहाँ पे क्या है, द राइटर डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ दोज पीपल, यानी राइटर उन लोगों के बारे में बता रहे हैं जो पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे, तो उन्हीं के बारे में बता रहे हैं ना कि कैसे कैसे वो लोग बेचारे खाना थोड़ा बहुत था और रास्ते में खाना ख़त्म हो गया, जिसके कारण रास्ते में कई सारे लोगों की मृत्यु हो गई। तो वही है कॉन्टेक्स्ट। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एट वन स्टेशन, यानी एक स्टेशन पे राइटर जो है कुछ बच्चों से घिर गए थे, हु वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दोज। अब देखो यहाँ पे शुरू में बता दिया ना कि कुछ बच्चों से वो घिर गए थे, तब उन्हें पता चला कि ये जो बच्चे हैं वो कौन है, दोज मिलियंस ऑफ पीपल हु लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया। उन सैकड़ों और लाखों लोगों के बेटे या बेटियां थे जो कि पाकिस्तान से इंडिया आए थे। दे वर वेरी पुअर, वो क्या थे, काफ़ी गरीब थे। व्हेन दे स्टार्ट देयर जर्नी, जब वो अपनी यात्रा शुरू किए तो वो काफ़ी गरीब थे। सिंपल भाषा में आप इसको लिखना, ठीक है, ट्रांसलेट करने में आसानी रहेगी। दे हैड सम फूड एंड फ्यू बिलोंगिंग्स, उनके पास कुछ खाना था, थोड़ा बहुत खाना था, थोड़ा खाना था एंड कुछ सामान थे, ठीक है। व्हेन देयर फूड वॉज फिनिश्ड, जब उनका खाना ख़त्म हो गया, दे बिगैन टू फॉल ऑन वे आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद वो रास्ते में गिरने लगे, ड्यू टू वीकनेस, कमजोरी के कारण, एंड दे डाइड वेयर दे फॉल, जहाँ पे वो गिर रहे थे वहीं पे उनकी मृत्यु हो जा रही थी। तो देखो जितना सिंपल आप पहले हिंदी अपने माइंड में सोचकर उसको ट्रांसलेट करके लिख दोगे, बहुत सिंपल होता है, खाली क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस की ज़रूरत है आप लोगों को, ठीक है। तो ये 2 मैंने बताया और आप अपने बुक से लिख कर प्रैक्टिस करो। 2, 4, 8 क्वेश्चन आंसर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि वेयर वॉज द राइटर गोइंग, राइटर कहाँ जा रहे थे, उन सीन्स के बारे में बताइए जो राइटर ने रास्ते में देखा। तो आप क्या बता सकते हो, द राइटर वॉज गोइंग टू रानीखेत फ्रॉम दिल्ली, यानी रानीखेत जा रहे थे कहाँ से, न्यू दिल्ली से। रास्ते में उन्होंने क्या देखा, पूरा ओवर क्राउडेड प्लेटफॉर्म देखा जो कि भरा हुआ था लोगों से, समतल मैदान देखा गंगा का, जंगल देखा और मिट्टी से बने हुए घर देखे, यही सब तो देखा। शॉर्ट में अगर बताना हो तो यही बताओगे आप। व्हाट डिड द राइटर डू टू गेट अ फील्ड पर्स ऑफ द नेशन, या दूसरे तरीके से पूछे कि WC डगलस ने क्या किया भारत को जानने के लिए। तो दोनों का मीनिंग एक ही है। तो सिंपल सी बात है, वो क्या कर रहे थे, हर एक स्टेशन पे कंपार्टमेंट से उतरते थे और लोगों से बात करते थे, तो यही तो था। द राइटर गॉट डाउन एट एवरी स्टेशन हिज कंपार्टमेंट, अपने कंपार्टमेंट से उतरते थे
और हर एक क्लास यानी हर एक श्रेणी के लोगों से बातचीत किया करते थे। हु वर दीज चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट, यानी जो बच्चे बेच रहे थे बास्केट, ये कौन थे? और 90 लाख लोग या लाखों लोग पाकिस्तान से इंडिया क्यों आए थे? उनकी जो है मिजरी, उनका दुख, क्या दुख था, ऐसा क्या कारण था कि वो पाकिस्तान से इंडिया आ गए? तो यही सब का आंसर मिला जुला के एक ही है कि जो बच्चे बेच रहे थे, वो बास्केट जो बेच रहे थे, वो सन्स एंड डॉटर्स ऑफ रिफ्यूजीज़, उन शरणार्थियों के बच्चे थे जो पाकिस्तान छोड़कर इंडिया आए थे। और वो क्यों आए थे? ड्यू टू द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिसिज्म आफ्टर पार्टीशन, यानी धार्मिक कट्टरता के डर से वहाँ पे आए थे। तो धार्मिक कट्टरता से के डर से, यानी ये सवाल का जवाब हो गया। मिलियंस ऑफ पीपल क्यों आए थे? क्योंकि धार्मिक कट्टरता के कारण, ये भी वही जवाब हो गया। और बास्केट जो बेच रहे थे वो कौन थे? वो रिफ्यूजीज़ के बच्चे थे, तो ये भी जवाब हो गया। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सवाल का एक ही जवाब याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। व्हाट वाज द प्लाइट ऑफ द रिफ्यूजीज़, यानी उन रिफ्यूजीज़ की दशा क्या थी? व्हाट वर द चिल्ड्रन सेलिंग एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे बच्चे क्या बेच रहे थे और वो वाई आर दे डूइंग सो, वो ऐसा क्यों कर रहे थे? तो इसका सिंपल सा है कि रिफ्यूजीज़ एंड देयर चिल्ड्रन वर मेकिंग सिंपल आर्टिकल्स, जो शरणार्थी थे और उनके जो बच्चे थे वो साधारण सी चीज़ें बनाते थे, सामान बनाते थे, जो कि बनी हुई थी किससे? हाथों से बनी हुई बास्केट, फैंस, ये सब। और उनकी जो दशा थी वो काफ़ी पिटिएबल थी, यानी दयनीय थी। पहला सवाल यही ना पूछा था, प्लाइट ऑफ द रिफ्यूजीज़, तो उनकी जो प्लाइट थी वो काफ़ी पिटिएबल थी। पांचवा है वाई डिड द चिल्ड्रन डिसेंड लाइक लोकस्ट ऑन द ऑथर, यानी जो बच्चे थे वो टिड्डों की दल के समान उसको घेरे हुए क्यों थे? तो सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि उन्हें लगता था कि राइटर वॉज अ रिच मैन, वो अमीर आदमी है और वो उनके आर्टिकल्स को क्या करेगा? खरीद लेगा। सो दे डिसेंडेड ऑन हिम लाइक लोकस्ट, इसी वजह से वो उन्हें टिड्डों की दल की तरह घेरे हुए थे। नेक्स्ट है विच वेंडर अमंग द चिल्ड्रन ड्रू द राइटर्स अटेंशन मोस्ट एंड वाई, कौन सा जो विक्रेता है सबसे ज़्यादा ध्यान अपनी ओर खींचा? या दूसरा सवाल ये पूछ सकता है आपसे कि राइटर के लिए राइटर किस कारण भारत को पसंद करने लगा, भारत से प्रेम करने लगा, और या तो वो किस छोटी बच्ची से इम्प्रेस क्यों हुए, वो छोटे बच्ची से इम्प्रेस क्यों हुए? ये सारे जवाब आपको एक ही जवाब में मिल जाएंगे, सवाल के जवाब। अ 9-year-old गर्ल ड्यू द राइटर्स अटेंशन बिकॉज शी वॉज अर्नेस्टली प्लीडिंग, एक छोटी बच्ची ने 9 साल की राइटर का ध्यान अपनी ओर खींचा क्योंकि वो अर्नेस्टली प्लीडिंग, यानी अपनी जो आर्टिकल्स थे उसकी व्याख्या बड़े अच्छे से कर रही थी। तो उसको देख कर उन्हें लगा कि हाँ, उनका ध्यान उनकी ओर खींचा। द राइटर गेव हर मनी एज चैरिटी, तब राइटर ने क्या किया? दान के रूप में उसे पैसा दिया। बट शी हैंडेड द मनी बैक, लेकिन उसने पैसे क्या कर दिए? वापस कर दिए। द राइटर थॉट, तब राइटर को विचार आया कि जो लोग हैं भारत के, वो आत्मसम्मान से भरे हुए हैं, इसी कारण से वो जो है भारत से प्रेम करने लगे कि एक छोटी बच्ची भी आत्मसम्मान से भरी हुई है, तो भारत के लोग कैसे इतने सेल्फ रिस्पेक्टिंग होंगे। व्हाट फोर्स द राइटर टू बाई द लिटिल बास्केट, यानी उस छोटी बच्ची का बास्केट खरीदने के लिए क्यों बाधित हो गए थे? फोर्स्ड यानी बाधित होना। और फिर बोल रहा है कि लड़की ने चैरिटी, वो जो दान है, एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? तो इसका कारण यही है, द गर्ल डिड नॉट एक्सेप्ट द मनी एज चैरिटी बिकॉज शी वॉज सेल्फ रिस्पेक्टिंग, क्योंकि वो आत्मसम्मानित इंसान थी, इसीलिए उसने वो एक्सेप्ट नहीं किया। इसका कारण यही है। और जब उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो इसी वजह से राइटर को वो बाधित हो गए बास्केट खरीदने के लिए। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ एवरेज एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली एज गिवन बाई W.C. डगलस, W.C. डगलस के अनुसार जो एग्रीकल्चरल फैमिली थी, जो किसान परिवार था, वो कितना कमाता था सालाना? $100, या अगर दूसरे भाषा में कहो तो $2 से भी कम एवरी वीक। तो ये भी लिख सकते हो। लगभग इतने से ही आपको घुमा फिरा के सवाल पूछेगा, तो आप लोग इसको फेयर में कर सकते हो। एक्सप्लेनेशन समझा दिया, और भी एक्सप्लेनेशन आप पैसेज उठा के कर सकते हो। इसमें से फिल इन द ब्लैंक्स भी आता है चैप्टर से। तो चैप्टर से फिल इन द ब्लैंक्स इस तरह से आता है कि आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, ठीक है, तो आपको चैप्टर को रीड करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक एक लाइन को आप अच्छे से पढ़ लोगे तो ऑप्शन आपको जब दिया रहेगा तो आप आराम से पहचान लोगे कि हाँ, यही ऑप्शन होगा। तो यही 3 सवाल इस चैप्टर से आता है या प्रोज से आता है, आप उसको प्रैक्टिस करिए। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर समझ में आया है तो
अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।